मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज एक नए चैप्टर पर चर्चा करें। उस चैप्टर का नाम है विकास प्रशासन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। यह अपेक्षाकृत एक नई अवधारणा है और एमए लोक प्रशासन में विकास प्रशासन का एक पेपर होता है, जबकि बीए अंतिम वर्ष के लिए यह कोर्स में एक चैप्टर के समान रखा गया है। एक उदाहरण आपको देता हूं। आपने राजनांदगांव में एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो वो एक अपने लेख में लिखते हैं, उस लेख का शीर्षक था क्या लिखूं। तो उनकी दो बेटियां थीं, अनिता नमिता। एक 8वीं में पढ़ती थी, दूसरी 9वीं में पढ़ती थी। एक बेटी को एक निबंध का विषय दिया गया, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूसरी बेटी को विषय दिया गया मध्यकालीन भारत का इतिहास। अब दोनों बेटियां अपने पिताजी के पास, बख्शी जी के पास आई और उन्होंने कहा कि पिताजी आप हमें निबंध बता दीजिए। तो दोनों के टॉपिक को उन्होंने देखा और उन्होंने अच्छा पूछा कि ये कितने पृष्ठ में चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 3-4 पेज में चाहिए, 5-6 पेज में चाहिए। तो अब बख्शी जी के सामने समस्या ये आई कि मध्यकालीन भारत का इतिहास इतना विस्तृत है कि उसको कितना संक्षिप्त किया जाए कि वह 3 या 4 पेज में समाहित हो जाए। अब इसी प्रकार से दूसरे विषय पर भी समस्या आई, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अब इसमें आप क्या लिखेंगे वो 4 पेज तक विस्तारित हो जाए। तो समस्या दोनों तरफ है। इसी प्रकार से विकास प्रशासन, जबकि एक पूरा पेपर है, 100 नंबर का एक पेपर है, उसको हम यदि संक्षिप्त करके कितना संक्षिप्त करेंगे कि उसके बारे में पूरी जानकारी हमें हो जाए। तो ये एक प्रयास है विकास प्रशासन के बारे में। मोटी सी चीजें यहां पर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। विकास प्रशासन लोक प्रशासन का एक भाग है। क्या है विकास प्रशासन क्या है? विशेष करके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में, जब दुनिया में नए नए उपनिवेश, जितने भी उपनिवेश थे, सब स्वतंत्र होने लगे, तो इन सभी देशों ने प्रायः पश्चिमी देशों की व्यवस्था का नकल करने का पूरा प्रयास किया। उन देशों की आंतरिक स्थिति, आंतरिक परिस्थितियां चाहे जैसी भी रही हो, इन देशों की पूरी व्यवस्था पश्चिमी देशों के नकल पर आधारित थी। लेकिन नकल तो नकल होता है। जो परिणाम पश्चिमी देशों की व्यवस्था ने पश्चिमी देशों में प्रदान किया, वही परिणाम स्वाभाविक है तीसरी दुनिया के देशों को प्राप्त नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप प्रशासन हर स्थान पर असफल होने लगा और इसका परिणाम यह निकला कि जन असंतोष की भावना बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि पश्चिमी देश जो कि विकसित देश कहलाते हैं, उनकी परिस्थितियां अलग हैं, एक विकासशील देश की परिस्थितियां दूसरी हैं। तो दोनों जगह यदि एक ही सिस्टम को लागू किया जाए तो स्वाभाविक है तीसरी दुनिया के देशों में यह व्यवस्था सफल नहीं हो सकती और सफल नहीं हो पाई। और इसका परिणाम यह हुआ कि इन देशों में बहुत ज्यादा जन असंतोष उत्पन्न होने लगा। तब लोक प्रशासन के वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये कहा, ये निष्कर्ष निकाला कि हर देश की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं और उन देशों की परिस्थितियों के अनुरूप यदि कोई भी व्यवस्था को हम लागू करें तब ही वह व्यवस्था सफल हो सकती है। अन्यथा कोई भी व्यवस्था यदि हम लागू करेंगे तो जनता अपने ऊपर थोपी गई उसे मानेगी, एक व्यवस्था मानेगी। इसलिए प्रत्येक परिस्थितियों में एक ही चीज को लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनुष्य होता है, मनुष्य विवेकशील होता है
और इस प्रकार से विकास प्रशासन की बात आई। 1955 में भारत के यूएल गोस्वामी ने विकास प्रशासन शब्द का सबसे पहले उपयोग किया। अपने एक लेख में उन्होंने विकास प्रशासन शब्द को सबसे पहली बार व्यवहारित किया। इसके बाद अमेरिका में इस विषय में व्यापक अनुसंधान हुए और इस विकास प्रशासन के जो समर्थक हैं उनमें रिक्स, वेटनर, वाटरसन, पालुमरा आदि विभिन्न लोक प्रशासन के विद्वानों ने इस विषय पर अपने विचारों को व्यक्त किया और उसे आगे बढ़ाने का काम किया। तो विकास प्रशासन क्या, विकास का अर्थ क्या होता है? विकास का मतलब उच्चतर दिशा में आगे बढ़ना, किसी का अंधानुकरण करना नहीं, किसी की नकल करना नहीं, अपितु उच्च दिशा में आगे बढ़ना। हम प्रायः पश्चिमीकरण को आधुनिकीकरण का पर्याय मानते हैं, लेकिन आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण अलग अलग है। पश्चिमीकरण का मतलब होता है पश्चिमी देशों की किसी व्यवस्था का अनुकरण करना, पश्चिमी देशों की किसी व्यवस्था का अनुकरण करना, यह पश्चिमीकरण हुआ। लेकिन आधुनिकीकरण हमको उच्च दिशा की ओर ले जाता है, उच्च स्थिति की ओर ले जाता है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। भारत में शादियां होती हैं, खास करके अप्रैल, मई, जून के महीने में शादियां होती हैं। हम लोग क्या करते हैं? दूल्हा सूट बूट, 3 पीस सूट में 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड के समय में वह 3 पीस सूट में पगड़ी बांधा, साफा बांधा और घोड़ी पर सवार होकर के बारात निकलता है। हम लोग इसे आधुनिकीकरण कहते हैं। यह आधुनिकीकरण नहीं है, यह शुद्ध पश्चिमीकरण है। पश्चिमी देशों में खूब ठंड पड़ती है, तो उस ठंड के मौसम में यदि कोई व्यक्ति 3 पीस या 4 पीस सूट पहन करके यदि बारात निकले तो वो बात थोड़ी सी अच्छी लगती है, हजम होती है। लेकिन 45 डिग्री टेम्परेचर में आप यदि इस प्रकार की स्थिति में जाएं तो आपकी स्थिति क्या होगी, आप जरा सोच लीजिए। पश्चिमी देशों में बफे सिस्टम होता है भोजन करने के लिए, जिसे हम हिंदी में खड़भोज कहते हैं। भारत में में भी इस चीज को आजकल स्वीकार कर लिया गया। हर पार्टी में, हर विवाह समारोह में, कहीं पर भी भोजन की व्यवस्था होती है तो खड़भोज होता है। खड़े खड़े खाते हैं। खड़े खड़े कौन खाता है, बोलने की जरूरत नहीं है। और जब भोजन के लिए जाते हैं तो सब बिल्कुल टूट पड़ते हैं, जितना खाते हैं उससे ज्यादा फेंकते हैं। लेकिन पंगत में ऐसा नहीं होता, जितना आपको चाहिए उतना ही आप लेते हैं, क्योंकि आप समूह में सबके 50, 100, सैकड़ों लोगों के साथ बैठते हैं। यह पश्चिमीकरण है। तो पश्चिमीकरण अलग है, आधुनिकीकरण अलग है। आधुनिकीकरण हमेशा आपको एक उच्च स्थिति में ले आता है। तो विकास का मतलब होता है उच्च स्थिति में आगे बढ़ना, प्रगति करना, उस चीज को स्थायी रूप से प्राप्त करना, वो विकास कहलाता है। तो तीसरी दुनिया में पश्चिमी नकल ज्यादा होता है। परिणाम यह हुआ कि अपेक्षित परिणाम निकल नहीं पाई और इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि इसके बारे में अध्ययन होने लगा, अनुसंधान होने लगे और एक नया शब्द विकास प्रशासन को स्थापित किया गया। तो विकास प्रशासन का असली अर्थ क्या होता है? अभी तक परंपरागत रूप में जिस प्रशासन को हम अध्ययन करते आ रहे हैं या लोक प्रशासन में जिस प्रशासन का अध्ययन किया जाता है, वह प्रशासन का मूल कार्य क्या है? राजस्व की वसूली करना और कानून व्यवस्था की स्थापना करना। इन 2 चीजों पर परंपरागत प्रशासन केंद्रित था कि राजस्व की वसूली हो ताकि शासन को पर्याप्त धन मिलता रहे, और कानून व्यवस्था की स्थिति स्थापना करना, मतलब कहीं पर भी शांति को विघ्न डालने वाले तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करना, कानून व्यवस्था। लेकिन इससे बढ़कर क्या होना चाहिए? जन सहभागी कार्यक्रमों का निर्माण करना और कार्यक्रमों को लागू करना। जन सहभागी प्रशासन का मूल संबंध जनता से होता है, और यदि जनता की सहभागिता बिना प्राप्ति किए प्रशासन कोई भी काम करता है तो प्रशासन को उसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी। तो शासन को, प्रशासन को ऐसे कार्यक्रम अपनाना चाहिए, ऐसे कार्यक्रम बनाना चाहिए
कि जिसमें जनता की सहभागिता ज्यादा से ज्यादा हो और जनता यह सोचे कि उसके अपने हित के लिए प्रशासन ने ये काम करना शुरू किया है। तो जनता की सहभागिता को ज्यादा लेना, जनसंपर्क का भाव ज्यादा बढ़ाना, जनता से निरंतर संपर्क में रहना, ये सब विकास प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। तो योजना बनाना, प्लानिंग करना, नीति बनाना, पॉलिसी बनाना, कार्यक्रम करना, प्रोग्राम बनाना और परियोजना, प्रोजेक्ट बनाना। क्यों? ताकि लोक नीति को अच्छी तरह से क्रियान्वित किया जा सके, क्योंकि लोक नीतियों का उद्देश्य होता है जनता का सर्वांगीण विकास। तो जनता के सर्वांगीण विकास के लिए आप क्या करेंगे? योजना बनाएंगे, प्लानिंग बनाएंगे, उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए नीतियां बनाएंगे, फिर नीतियों के क्रियान्वयन के लिए आप कार्यक्रम बनाएंगे और उस कार्यक्रम को फिर से आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट या परियोजनाओं का निर्माण करेंगे। ये 4P, प्लानिंग, पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट। रिक्स विटनर ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि विकास प्रशासन एक कार्योन्मुखी और लक्ष्योन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है। प्रशासन की ही है एक व्यवस्था है, लेकिन अभी तक जिस प्रशासन का उद्देश्य राजस्व एकत्र करना और कानून व्यवस्था स्थापित करना जो था, वह आज क्या हो गया है? कार्योन्मुखी, कार्य की ओर ज्यादा ध्यान देता है। कौन से कार्य? जनहितकारी कार्य, और न केवल कार्य अपितु लक्ष्योन्मुखी, जो लक्ष्य, जो टारगेट दिया गया है उस टारगेट को पूरा करना। तो कार्योन्मुखी और लक्ष्योन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है। मतलब जब प्रशासनिक व्यवस्था लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कार्य करती है, जनहित के कार्य करती है, हम उसे विकास प्रशासन कहते हैं। और इसी प्रकार से रिक्स कहता है अधिक उत्पादन विकास का पैमाना नहीं है। अधिक उत्पादन व्यवसाय की दृष्टि से ज्यादा उत्पादन करना विकास का पैमाना नहीं है, वरन क्या है? प्रशासन का संबंध संस्थानिक प्रभावशीलता से है। प्रशासन का संबंध संस्थानिक प्रभावशीलता, उस संस्था का जनता पर प्रभाव क्या है। एक जमाना था जब प्रशासनिक अधिकारियों का दौरा किसी भी गांव में होता था तो गांव के लोग दरवाजा बंद करके घर के अंदर रह जाते थे, मिलते नहीं थे, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी से प्रशासनिक अधिकारी का खौफ इतना ज्यादा था कि कोई भी एक आम आदमी प्रशासनिक अधिकारी के सामने खड़ा नहीं हो सकता था। वो जमाना गया। अब प्रशासनिक अधिकारियों से हम प्रश्न पूछते हैं, हम उससे जवाब मांगते हैं, वो कौन सा कार्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में हम उससे जवाब मांगते हैं। तो संस्थानिक प्रभावशीलता, उस संस्था का आम जनता पर क्या प्रभाव है, जनता उसके बारे में क्या सोचती है, ये विकास प्रशासन कहलाता है। तो इसमें विकास का प्रशासन और प्रशासन का विकास दो चीजें हैं। प्रशासन का विकास होना चाहिए और विकास के कार्यक्रम जो भी होते हैं उसका प्रशासन देखना, ये विकास प्रशासन का मुख्य तत्व है। अब आगे देखें विशेषताएं। विशेषताओं में सबसे पहले परिवर्तनोन्मुखी, परिवर्तन की ओर उन्मुख। कौन सा परिवर्तन? पूरे क्षेत्र की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तन लाना, और ऐसा परिवर्तन लाना जो उन्हें आधुनिकीकरण की ओर प्रेरित कर सके, आगे ले जा सके। पश्चिमी देशों का नकल नहीं, आधुनिकीकरण, वास्तविक विकास होना चाहिए। तो परिवर्तन की ओर यह उन्मुख होता है। दूसरी चीज परिणामोन्मुखी, परिणाम की ओर उन्मुख होना। प्रशासन जो भी काम करेगा उसका परिणाम क्या निकला, जनता पर उसका असर क्या हुआ, जनता उसके बारे में सोचती क्या है, फीडबैक लेना, परिणामोन्मुखी। फिर तीसरा है समयोन्मुखी, निश्चित समय में कार्य को पूरा करना और केवल लिपापोती नहीं, ईमानदारी से काम करना, समय की पाबंदी को ध्यान में रखना।
चौथी चीज, ग्राहकोन्मुखी जिनके लिए कार्यक्रम अपनाया जा रहा है वे हितकारक या हितधारी काम किस प्रकार से उसका उपयोग कर पा रहे हैं। शासन ने योजना बना दी, प्रशासन को कह दिया काम करो, प्रशासन ने काम किया लेकिन जनता को उसका कोई फायदा नहीं मिला। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्यक्रम ग्राहकोन्मुखी होना चाहिए, मतलब कि आम जनता के लाभ के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। पांचवा, वचनबद्धता। भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, या प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल जनता को वचन देते हैं कि हम यदि सरकार बनाने में सफल हुए तो आपको ऐसी ऐसी सुविधाएं देंगे, ऐसे ऐसे कार्य करेंगे। तो उस वचनबद्धता को पूरा करना विकास प्रशासन का कार्य है, क्योंकि जब तक प्रशासन काम नहीं करेगा तब तक कोई भी वचन या वायदा पूरा नहीं किया जा सकता। छठवां है आर्थिक विकास के कार्यक्रम लागू करना। मूल चीज है आर्थिक विकास होना चाहिए, क्योंकि जब तक जनता का आर्थिक विकास नहीं होगा, जब तक जनता आर्थिक दृष्टि से निश्चिंत नहीं हो जाएगी, तब तक वह देश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सोच नहीं सकती। सबसे पहले पेट होता है, पेट भर गया तब वह जाकर के अड़ोस पड़ोस की बातों के बारे में, गांव के बारे में, नगर के बारे में, जिला, प्रदेश और फिर देश के बारे में सोचेगा। तो जनहित के लिए आर्थिक कार्यक्रमों को अच्छी तरह से लागू करना, ईमानदारी से लागू करना। फिर व्यवस्था में आधुनिकीकरण लाना, क्योंकि व्यवस्था यदि परंपरागत रूप से चल रही हो तो व्यवस्था परिवर्तन नहीं ला सकता, व्यवस्था परिवर्तन नहीं ला सकती। व्यवस्था में आधुनिकीकरण लाना, प्रशासनिक अधिकारियों को जनता के बीच भेजना ताकि जनता और प्रशासन के बीच एक तादात्म्य संबंध की स्थापना हो सके। फिर प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार से आप परिवर्तन करिए कि प्रशासन में उत्तरदायित्व का भाव आए, क्योंकि प्रशासन अल्टीमेटली अपने विभाग अल्टीमेटली संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये उस उत्तरदायित्व के भाव को और बढ़ाना कि प्रशासन का काम है नीतियों को क्रियान्वित करना। प्रशासन नीतियों को किस प्रकार से क्रियान्वित करता है, किस प्रकार से जनता का सहयोग प्राप्त करता है, किस प्रकार से जनता को लाभ मिलता है, इन सभी चीजों को विकास प्रशासन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। फिर क्षेत्र विकास प्रशासन के क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। विकास प्रशासन का क्षेत्र में भी सबसे पहले पोस्ट कार्य है। पोस्ट कार्य की चर्चा पिछले अध्याय में की जा चुकी है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये लूथर गुलिक ने जो लोक प्रशासन के क्षेत्र में इस पोस्ट कार्य का चित्रण किया है, ये सब चीजें इसके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। दूसरी चीज व्यवस्थापन का मतलब नियम निर्माण। जब तक प्रशासन नियम नहीं बनाएगा तब तक किसी भी कार्यक्रम को लागू किया नहीं जा सकता। तो प्रशासन का सबसे प्रमुख कार्य है नियम बनाना। कानून बनाने का काम संसद करती है, उन कानूनों को लागू करने के लिए नियम बनाने का काम प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। तीसरी चीज प्रशासनिक सुधार और प्रबंधकीय विकास करना, मतलब प्रशासनिक विकास इस ढंग से करना कि प्रशासनिक प्रक्रिया सरल हो जाए, जटिल न हो। किसी जमाने में 1990 के पहले भारत में एक छोटा सा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए साल भर लग जाता था। इस ऐसी प्रशासनिक प्रक्रिया यदि कहीं पर हो तो देश का विकास कदापि नहीं हो सकता। 1991 में जब नई आर्थिक नीति को लागू किया गया तब इसमें थोड़ी सी कुशलता आई है, थोड़ा सा गति से काम होने लगा है। जो काम पहले साल भर में होता था आजकल 1 माह में हो रहा है। कुछ तो प्रगति हुई है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी इतने सारे आपत्तियां लगा देते हैं कोई भी लाइसेंस प्राप्त करने में कि आवेदक परेशान हो जाता है। तो प्रशासनिक कुशलता लाना,
प्रबंधकीय व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करना। चौथा है लोक सेवकों का प्रशिक्षण उसी के अनुरूप करना। लोक सेवकों को इस प्रकार से प्रशिक्षित करना ताकि वे विकास कार्यक्रमों को ईमानदारी से, तेज गति से, जन सहयोग लेते हुए पूरा कर सके। पांचवा, प्रबंध की उन्नत तकनीक को अपनाना। उन्नत तकनीक को जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक प्रशासन आधुनिक युग में संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो प्रबंध की तकनीक समय समय पर बदलती रहती है, उसके अनुरूप आपको व्यवहार करना पड़ेगा। किसी जमाने में सब काम मैनुअल होता था, आजकल सब काम कंप्यूटराइज्ड होता है। तो कंप्यूटर की व्यवस्था हो जाने के बाद कोई भी काम जटिल हुआ है या सरल हो गया है, यह हमारे अपने विवेक पर है कि कंप्यूटर ने हमारे काम को, हमारे जिम्मेदारियों को बढ़ा दिया है या उसको सरल और सहज बनाया है। सबका अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है। फिर विकास कार्यक्रमों को लागू करना, विकास कार्यक्रम के बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करना, जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यक्रमों का निर्धारण करना। जन संपर्क और जन सहयोग, जब तक जनता का से संपर्क नहीं होगा प्रशासन को पता नहीं चलेगा कि जनता किसी कार्यक्रम के बारे में क्या सोचती है, क्या विचार करती है और क्या अपेक्षा करती है। फिर जन सहयोग भी आवश्यक है, इसके बारे में भी प्रशासन को तैयार करना। और आठवां है क्षेत्रीय विकास परिषद, छोटे छोटे विकास की संस्थाएं बना करके, प्रशासनिक विकास की संस्थाएं बना करके अलग अलग जिम्मेदारी देना ताकि गहन ढंग से किसी चीज का अध्ययन करके, किसी समस्या का अध्ययन करके उसके निराकरण का उपाय किया जाए। यह है लोक प्रशासन के, विकास प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत ये सब चीजें आती हैं। अब देखें विकास प्रशासन की आवश्यकता के बारे में। इसकी आवश्यकता क्यों है? सबसे पहले प्रशासन में नवीनीकरण। प्रशासन को जब तक आप नवीनीकृत नहीं करेंगे, उसका नवीनीकरण जब तक नहीं करेंगे तब तक प्रशासन परंपरागत ढंग से काम करता रहेगा, आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेगा। दूसरा, तकनीक का उपयोग करना। इसके बारे में इसी पहले चर्चा हो चुकी है। नई नई तकनीकें आती रहती हैं प्रशासन के क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में नई नई तकनीकें आती रहती हैं। आज घर बैठे सब काम हो रहा है। पहले हर काम के लिए उस ऑफिस में जाकर के चक्कर लगाना पड़ता था, आजकल घर बैठे काम हो रहा है। इस प्रकार से तकनीक को उपयोग में लाना ताकि काम जल्दी से हो सके और ग्राहकों की और आम जनता के हितों में सब काम हो सके। तीसरा है प्रशासनिक कमी को दूर करने के लिए, प्रशासन की कमियों को दूर करने के लिए भी विकास प्रशासन का होना आवश्यक है ताकि उनको समुचित रूप में कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। और चौथा है सहभागिता बढ़ाना, इसकी चर्चा भी हो चुकी है। पांचवा, विकास कार्यक्रम को लागू करने के लिए, विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए क्योंकि आजकल जनता की मांगे लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन विकास प्रशासन का मतलब जनता को फ्री बीज देना नहीं है, मुफ्त में बिजली देना, मुफ्त में पानी देना, मुफ्त में बसों की सवारी करना, मुफ्त में ये टीवी देना, टैबलेट देना, कंप्यूटर देना, लैपटॉप देना, ये नहीं है। ये विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता। ये तो वोट की राजनीति है, ये सब वोट की राजनीति है। क्योंकि यदि आप जनता को इस प्रकार से मुफ्त में चीजें देना शुरू करेंगे तो देश का भला नहीं होगा। तो देश का भला तब होगा जब आप ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेंगे कि व्यक्ति को स्वतः रोजगार मिलने लगे, वह खुद कमाने लगे। ऐसी आप परिस्थिति स्थापित करिए, ऐसा आप लोगों को प्रोत्साहित करिए, व्यक्ति के कौशल का विकास करिए। व्यक्ति में क्षमता होती है, उस क्षमता का विकास जब तक आप नहीं करेंगे तब तक लोक कल्याण का भाव पूरा नहीं होगा। और जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत में विकास प्रशासन ठीक है चल रहा है, लेकिन वांछित परिणाम क्यों नहीं दे रहा है? इसका सबसे पहला कारण है, बड़ा कारण है अपराधी और नेताओं में गठजोड़। भारत का प्रत्येक अपराधी हर परिस्थिति में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करता है और
हर राजनीतिक नेता अपराधियों के साथ मिलकर के चुनाव में विजय प्राप्त करता है। तो अपराधी राजनीतिक नेता को जिताने का काम करता है और राजनीतिक नेता अपराधियों को संरक्षण प्रदान करता है। जब तक ऐसा गठजोड़ देश में रहेगा, देश का भला कोई नहीं कर सकता। देश की दुर्दशा का बहुत बड़ा कारण यह है। दूसरा है राजनीतिक दबाव। हर चीज में आजकल राजनीतिक दबाव प्रशासनिक अधिकारियों पर होता है और प्रशासनिक अधिकारी भी क्या करते हैं, अपने आका को खुश करने के लिए तमाम प्रकार के नियमों और कानूनों को धज्जियां उड़ाते हुए सब काम करते हैं। और भ्रष्टाचार के बारे में आपको क्या कहें। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, प्रशासनिक अधिकारियों की मानसिकता। हमारे देश में ऐसी मानसिकता प्रशासनिक अधिकारी में भर दी जाती है कि यदि वो किसी पद पर हैं तो उससे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। ये प्रशासनिक मानसिकता है। भारत में एक बार कोई व्यक्ति आईएएस बन गया तो वह यह सोचता है कि दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति वही है। उसके सामने कोई भी हो, सब छोटे हैं, सब तुच्छ हैं, उनको हेय दृष्टि से देखा जा सकता है। वो जीवन भर उसी प्रकार से रौब डाल करके जीवन यापन करना चाहता है, क्योंकि 30-35 वर्ष तक काम करने के बाद उसकी मानसिकता इस प्रकार की हो जाती है कि वही भारत का सबसे बड़ा व्यक्ति है, उससे बढ़कर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। रिटायर होने के बाद भी यह प्रवृत्ति उसमें बनी रहती है। वह हमेशा उसी पद पर रहता है, आम जनता के साथ वह समन्वित नहीं हो पाता। वह अपने आप को समाज से उच्च समझता है, पृथक समझता है। तो जब तक ये प्रशासनिक मानसिकता बनी रहेगी, देश का भला नहीं होगा। यह है विकास प्रशासन। तो विकास प्रशासन एक नई व्यवस्था है जो कि जनहितकारी कार्यक्रमों को अच्छी तरह से लागू करने के लिए प्रशासन में किया जाने वाला परिवर्तन है। यह है विकास प्रशासन। आपको धन्यवाद।